रहे हैं रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग। हेलो, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल रेडियो सबरंग के सभी सुनने वालों को। पिछले 2 एपिसोड में इतना प्यार और सपोर्ट देकर आपने जो हम महिलाओं की हौसला अफजाई की है, उसके हम सभी कायल हैं। यकीन मानिए, आपके भरोसे को बनाए रखने में हम कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। हमारी लगातार कोशिश रहेगी कि गाजियाबाद के लोगों की मुश्किलें हम इस प्लेटफॉर्म पर उठाते रहें और साथ ही आप तक नई जानकारियां भी पहुंचाते रहें। एक बार फिर सभी को याद दिला दूं कि रेडियो सबरंग गाजियाबाद में इंदिरापुरम की कुछ महिलाओं की एक कोशिश है लोगों तक आसपास की भरोसेमंद और इंटरेस्टिंग खबरें पहुंचाने की। यानी इस रेडियो की पूरी टीम ही महिलाओं की है। आप हमारी वेबसाइट radiosabranग.in के अलावा हर अहम पॉडकास्ट प्लेटफॉर्म पर भी हमें सुन सकते हैं। साथ ही हमसे जुड़िए फेसबुक और यूट्यूब पर। सर्च करना होगा रेडियो सबरंग। तो चलिए आपको आज के प्रोग्राम की झलकियां बता देती हूँ। आज मिलवाऊंगी जॉइंट एंट्रेंस एग्जाम की टॉपर पल से, जो बचपन से ही तारे की तरह नहीं बल्कि चांद की तरह चमकना चाहती थी। मुझे शुरू से स्काई देखना रात को मुझे बहुत फैसिनेटिंग लगता था और मैंने बचपन से आई ऑलवेज ट्राई टू शाइन एंड नॉट लाइक द स्टार्स बट लाइक द मून व्हिच स्टैंड्स अपार्ट इन द डार्क स्काई। लेकर चलूंगी इंदिरापुरम के अहिंसा खंड में और जानेंगे वहाँ के रेजिडेंट्स की परेशानियों का सबब। 2011 से आज तक मैंने इस सड़क को बनते कभी नहीं देखी है। बनती कम है और बिगड़ती ज़्यादा है। गंगा वाटर नहीं है हमारे पास। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजर सोसाइटीज ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहे हैं। तो क्या सरकार सपोर्ट कर रही है ग्राउंड वाटर डिप्लीट करने को? उठाएंगे एक ऐसा विषय जिसके बारे में बहुत खुलकर हमारे समाज में बात नहीं होती। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम काफ़ी हिचक के और बंद कमरों में ही बात करते हैं। हालांकि इतनी कॉमन है कि हमारी आबादी में से 50% पॉपुलेशन इसको फेस कर रही होती है। और मिलवाऊंगी एक खास मेहमान से जिन्होंने समुद्र में बनाया अपनी माँ के साथ एक नया रिकॉर्ड, मगर वो राह आसान नहीं थी। 9 घंटे तक हमने स्ट्रगल किया। फिर जब मैंने मम्मी को देखा पानी में तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो डायबिटिक है और ना उनके पेट में पानी है ना खाना है। तो वो पहला स्विम था जब मैंने बोला कि नहीं कंटिन्यू करना है आगे। रेडियो सबरंग, जुड़िए अपनों के संग। हमारा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, फोकस नहीं है, बार बार कहना पड़ता है, फोन नहीं छोड़ता, टीवी तो बंद ही नहीं करता। आमतौर पर किसी बच्चे के माँ बाप से बात करिए तो उनकी यही शिकायतें सुनने को मिलती है। मगर सोचिए, कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिन्हें माँ बाप कहते हैं, बेटा बहुत हो गई पढ़ाई, आके खाना खा लो। उनके लिए पढ़ाई में ही सारी मौज मस्ती है। ऐसी ही एक बच्ची है पल अग्रवाल। स्काई इज़ द लिमिट एक्चुअली फॉर पल अग्रवाल। सेठ आनंदराम जयपुरिया स्कूल वसुंधरा की पल गाजियाबाद का गौरव हैं। इन्होंने JEE मेंस में 100% स्कोर किया है और कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स की तरह एस्ट्रोनॉट बनना चाहती हैं। कैसा लग रहा है इतनी अटेंशन पाकर, पूछा मेरी साथी रमनी श्याम ने। बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने बहुत मेहनत करी थी इसके लिए एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट such a good result has come, but still now I'm not taking it over so much because I have advance on 3rd October. So अभी मैं उसके लिए अच्छे से प्रिपेयर कर रही हूँ। तो 3rd October एडवांस हो जाए, उसके बाद हम अच्छे से सेलिब्रेट करें। और तुम्हारा टाइम टेबल कैसा रहता था इसके लिए? तो मैंने फिक्स शेड्यूल नहीं बनाया था, पर हाँ मैं दिन में 10-12 घंटे पढ़ लेती हूँ। टाइम वेस्ट नहीं करती हूँ। सुबह उठते ही सीधा पढ़ने बैठ जाती हूँ और उसके बाद पूरे दिन बस पढ़ना रहता है। तो बस ये रहता था कि पूरे दिन लगातार चलती रहती थी पढ़ाई और इसलिए 2 साल लगातार मेहनत करी, तो फिर इसलिए आया अच्छा रिजल्ट। लेकिन कुछ तो डिस्ट्रैक्शन होता होगा, उस समय क्या करती होगी? मैम डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे क्योंकि मेरे पास फोन नहीं है अपना और घर में टीवी भी बंद है अभी, तो इसलिए कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। और बुक्स के साथ ही मैंने अपने आप को इतना इन्वॉल्व कर लिया था। मैं सिर्फ एग्जाम के लिए नहीं पढ़ती थी, फिर मैं उसको एंजॉय करने लगी थी। जब मैं एक सब्जेक्ट में बिल्कुल अंदर चली जाती थी कोई भी टॉपिक के, तो मैं उसको एंजॉय करने लगी थी। तो इसके बाद मुझे ब्रेक्स लेने का भी नहीं लगता था कि मुझे ब्रेक चाहिए। मैं बस पूरे दिन उसको ही पढ़ती रहती थी। कहना पड़ता था मम्मा को कि अब डिनर लग गया है तो अब आ जाओ कमरे से बाहर। तो डिस्ट्रैक्शंस नहीं होते थे, बल्कि उसको एंजॉय करती थी। आगे के प्लान क्या है तुम्हारे? मैम मुझे बचपन से एस्ट्रोनॉट बनना है, तो मैं अब उसी के लिए आगे तैयारी करूंगी। और वैसे एस्ट्रोनॉट के लिए कोई ऐसा फिक्स
स्ट्रीम नहीं है कोई, तो मैं एस्ट्रोफिजिक्स में जाना चाहती हूँ आगे वैसे। तो भी मैं एस्ट्रोफिजिक्स पढ़ने के लिए या तो मैं IISc बैंगलोर ज्वाइन करूंगी, वहां से मुझे ऑलरेडी एडमिशन ऑफर मिला हुआ है, तो या तो मैं IISc बैंगलोर ज्वाइन करूंगी या फिर मैं भी एडवांस दे रही हूँ, तो एडवांस में मेरी अच्छी रैंक आ जाती है तो प्रॉबेबली मैं IIT बॉम्बे इंजीनियरिंग फिजिक्स ज्वाइन कर सकती हूँ, और आगे एस्ट्रोनॉट के लिए जो भी पायलट ट्रेनिंग वगैरह है वो साथ साथ देख करूंगी। पर इतनी पढ़ाई करके इंडिया में ही रहोगी या आगे फॉरेन जाओगी या फर्दर स्टडीज के लिए या जॉब के लिए? जॉब तो मैं इसरो में ही करना चाहती हूँ, पर क्योंकि यहाँ पे अभी एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम अभी शुरू हो रहे हैं, मतलब अभी नेक्स्ट ईयर फर्स्ट ह्यूमन स्पेस प्रोग्राम यहाँ से जाएगा, तो इसलिए अभी यहाँ पे इतना ज्यादा नहीं है, और अगर है भी तो इसरो इज टेकिंग पीपल फ्रॉम द इंडियन एयरफोर्स बिकॉज दे आर गुड पायलट्स, तो इसलिए अभी तो इंडिया में टाइम है, तो टिल देन जब तक मेरी पढ़ाई होती है, सो आई होप कि इंडिया में अच्छे से स्टैब्लिश हो गए होंगे ह्यूमन स्पेस मिशन, तो फिर मैं इसरो में ही काम करना चाहूंगी। तुम्हारी मम्मी की भी बहुत इसमें हेल्प रही होगी, तो क्यों ना थोड़ी सी बातें तुम्हारी मम्मी से भी कर ली जाए। आइए राखी जी, आप कुछ एडवाइस देना चाहेंगी पेरेंट्स के लिए? हाँ, मैं बस यही कहना चाहूंगी कि आजकल हमारे क्लिनिक पे भी बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं इस तरह के। आजकल बच्चों और पेरेंट्स के बीच में ना जो बढ़ती हुई दूरियां हैं, और उसकी जगह पे वाईफाई अपना स्थान या नेटवर्क सोशल मीडिया अपनी जगह लेता जा रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों के साथ जितना हो सके अपना 1-to-1 इंटरेक्शन रखना चाहिए, और बच्चों को सोशल मीडिया से दूर रखने के लिए जरूरी है पहले हम खुद सोशल मीडिया से दूर रहें। कहते हैं ना, सारी धरा भी साथ दे तो और बात है, एक तू जरा सा साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पैर से भी चल रहे हैं ये, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है। वाह, बहुत बच्चे अपने कि हम बस ये ना सोचें कि बच्चे पढ़ तो रहे हैं, ठीक मार्क्स तो ला रहे हैं, हमारा टाइम, जैसे आजकल मैम बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत है कि 1.5 साल से घर में बैठकर बच्चे बहुत जिद्दी हो गए हैं, बच्चे बहुत एरोगेंट हो गए हैं, उनको कोई दोस्त नहीं मिला। तो मैं यहाँ एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि बच्चे 1.5 साल से किसकी संगति में हैं जो ज्यादा बिगड़ गए? अब मिला तो क्या हम उनके फ्रेंड्स नहीं बन पाए 1.5 साल में भी? यही कहूंगी कि अपने बच्चों के साथ कनेक्टेड रहिए और अपने बच्चों के साथ जुड़े रहिए। रेडियो सबरंग के थ्रू आपने बहुत अच्छी बात ये हम लोगों तक पहुंचाई है, बहुत बहुत धन्यवाद। पल की मेहनत और उनके फ्यूचर प्लान्स कैसे लगे आपको, बताइएगा ज़रूर हमें feedback@radiosabran.in पर। कार्यक्रम में आगे आपको मिलवाऊंगी एक और इंस्पिरेशनल पर्सनालिटी से, जिनके लिए समंदर ही सारा जहां। अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, द एंटार्क्टिक जिसे सदर्न ओशन भी कहते हैं, और इंडियन ओशन ऑफ कोर्स। तो उन 5 महासागरों में मैंने लॉन्ग डिस्टेंस स्विम किए हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब समुंदर पार करना, कि एक छोर से दूसरी छोर, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 5 समुंदर में पार कर लूंगी तो धरती का चक्कर हो जाएगा पूरा। तो लॉन्ग डिस्टेंस स्विम होता है कि आप मतलब 5 किलोमीटर से 30-40 किलोमीटर जितना भी वो इवेंट में डिस्टेंस होता है वो कवर करते हैं। तो उस तरीके से मैंने 5 महासागरों में लॉन्ग डिस्टेंस स्विम किए है। रेडियो सबरंग, मेरा शहर मेरी पहचान। इस प्रोग्राम के जरिए हमारी कोशिश रहेगी आपके मुद्दे उठाने की और उनका सॉल्यूशन भी खोजने की। पिछले कुछ वक्त से कई व्हाट्सएप ग्रुप्स और अखबारों में पढ़ रही थी इंदिरापुरम के अहिंसा खंड की प्रॉब्लम्स के बारे में, तो सोचा एक बार वहाँ के लोगों से भी बात की जाए। मिली तो पता चला यहाँ के रेजिडेंट्स की समस्याएं काफ़ी पुरानी हो चली हैं। आइए सुने माजरा क्या है। मैं इस समय अहिंसा खंड 2 में हूँ और यहाँ पर मेरे साथ कुछ महिलाएं हैं अलग अलग सोसाइटी की। मेरे साथ हैं नीरजा निश्चल, ये हैं डिज़ायर रेजिडेंसी से, डॉक्टर भारती गर्ग प्रिंसेस पार्क, शिल्पी सचिन एक्जोटिका एलिगेंस, शैली सिंह एक्जोटिका एलिगेंस, और मनीषा सिंह जी हैं आशियाना उपवन से। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर इस हमारे प्रोग्राम में। मैं ये पूछना चाह रही हूँ कि आप लोगों की यहाँ पर क्या समस्याएं हैं अहिंसा खंड 2 में? मेन प्रॉब्लम तो सड़क का है और गंगा वाटर का है। मेन प्रॉब्लम 2 हैं जिसका सोल्यूशन हम एटलीस्ट 10 साल से यहाँ रह रहे हैं बट आज तक नहीं मिला। मैं 2011 से यहाँ पे रह रही हूँ। 2011 से आज तक मैंने इस सड़क को बनते कभी नहीं देखी है। बनती कम है और बिगड़ती ज़्यादा है। यहाँ पे हमेशा जो हुआ है पैच वर्क हुआ है, प्रॉपर रोड कभी नहीं बनी। 4 व्हीलर्स की तो हालत ख़राब ही है और हम लोगों की हेल्थ बहुत ज़्यादा इफेक्ट हो रही है इन सब चीज़ों से। बहुत साल लग के हमने स्ट्रीट लाइट्स लगवाई। ये रोड्स टूटी हैं तो टूटी ही हैं,
तो किस बात के लिए हम यहाँ पर इनको टैक्स दे रहे हैं? वी आर पेइंग ह्यूज टैक्सेस, करोड़ों में जाते हैं टैक्सेस। मूलभूत अधिकार जो हमारे हैं वो भी हमें नहीं मिले। अब सीवर चार्जेस हम दे रहे हैं, सीवर कहाँ है? वाटर चार्जेस हम दे रहे हैं, वाटर कहाँ है? गंगा वाटर नहीं है हमारे पास, वी डोंट हैव एनी ड्रिंकिंग वाटर विद अस। सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो मेजर सोसाइटीज़ ग्राउंड वाटर डिप्लीट कर रहे हैं। तो क्या सरकार सपोर्ट कर रही है ग्राउंड वाटर डिप्लीट करने को? लोग आरओ इंस्टॉल कर रहे हैं। आरओ इंस्टॉलेशन में हम सबको पता है कितना परसेंटेज ऑफ द पानी वेस्ट जाता है, फिर भी हमारे पास ऑप्शन नहीं है, वी हैव टू यूज़। मैं लास्ट ईयर यहाँ पे शिफ्ट हुई थी विद द इंटेंशन कि मेरी एक छोटी बेटी है, उसको डीपीएस में मैंने एनरोल किया। तो डीपीएस के बिल्कुल बगल वाली सोसाइटी मैंने ली, डिज़ायर रेसिडेंसी, उससे पास और कोई सोसाइटी नहीं हो सकती थी। बट अब मुझे लगता है कि इट वॉज़ अ वेरी बैड डिसीजन, क्योंकि इतना पास होने के बावजूद आई थिंक मैं कंफर्टेबल नहीं हूँ कि उसको अकेली भेज सकती हूँ स्कूल तक, वॉकिंग डिस्टेंस होने के बावजूद। डीपीएस से शांति गोपाल तक का स्ट्रेच है, 22 सोसाइटीज़ हैं, 22 हाई राइज सोसाइटीज़ विच हैज़ अप्रॉक्सीमेटली 50,000 से ज़्यादा का पॉपुलेशन है। उनकी सुविधा, मूलभूत जो सुविधाएं बोलती हैं, जो अभी मनीषा जी ने भी बोला, वो नील है। क्योंकि अर्लियर जब ये एक्चुअली कन्नावनी गांव पहले हुआ करता था, खेती की ज़मीन थी, इन लोगों ने क्या किया, जीडीए ने प्लान पास कर करके, लेआउट पास कर करके इन लोगों ने हाई राइज अप्रूव किया। अब जब आपने हाई राइज अप्रूव किया तो आपको सीवर सिस्टम भी तो हाई राइज के अकॉर्डिंगली देना चाहिए, जो जिस पे आपने काम नहीं किया। आपने तो इनिशियली प्रोविजन देखा कि ठीक है 3 फ्लोर की मंजिलें होंगी जी, इसमें इतने लोग रहेंगे, मान लीजिए उस हिसाब से आप टेंटेटिव कितना 10,000 का पॉपुलेशन, आज उसका 5 गुना 6 गुना पॉपुलेशन बढ़ गया। किसी को भी मेहमान को भी बुलाने में बड़ी शर्म आती है, क्योंकि देखने में रोड इतनी गंदी, वो आके क्या बोलते हैं किस इलाके में रह रहे, गाँव से भी बेकार हालात है यहाँ पे। तो अब इनकी प्रॉब्लम्स का निवारण तो जीडीए के पास ही है। वीसी साहब ने बुलाया मिलने, मगर उस दिन वो दफ्तर नहीं आए और उसके बाद भी पूरी कोशिश करने के बावजूद वीसी साहब से समय नहीं मिला। ये कोशिश तो मैं करती रहूँगी, मगर फिर मैंने वार्ड 98 की पार्षद श्रीमती सुनीता देवी से पूछा कि आखिर क्यों काम नहीं हो पा रहा है। अहिंसा खंड 2 की सड़कों का टेंडर हो चुका है। बारिश की वजह से काम पूरा नहीं हो पा रहा था। 1 से 2 महीने के भीतर काम पूरा हो जाएगा। अहिंसा खंड 2 में खराब स्ट्रीट लाइट को ठीक करने के लिए जीडीए में शिकायत जा चुकी है, जल्द ही ठीक हो जाएंगी। गंगा जल आपूर्ति की समस्या का निदान भी जल्द ही हो जाएगा। रेडियो सबरंग जीवन मंत्रा। जीवन मंत्रा में आज हम बात करेंगे एक ऐसे टॉपिक की जिससे देश की लगभग आधी आबादी जूझती है, मगर बात खुलकर नहीं होती, और वो टॉपिक है पीरियड्स या मासिक धर्म। भारत में ऐसे कई स्टेट्स हैं जहां लड़कियों के पीरियड शुरू होने पर शादी जैसा उत्सव मनाया जाता है, लेकिन ये विडंबना ही तो है, अभी भी बहुत सारी जगहों पर मासिक धर्म और इससे जुड़े इश्यूज या प्रोडक्ट्स पर खुलकर कोई बात नहीं करता। आइए सुनते हैं अर्चना ठाकुर ने इस विषय पर क्या जानकारी जुटाई है। आज हम मिल रहे हैं डॉक्टर शालिनी अग्रवाल, गायनेकोलॉजिस्ट से। इनका क्लिनिक शिप्रा सनसिटी सोसाइटी में आराध्या क्लिनिक के नाम से है, और ये मैक्स हॉस्पिटल वैशाली में सीनियर कंसल्टेंट गायनेकोलॉजिस्ट भी हैं। डॉक्टर साहब, आज हम बात करेंगे मेंस्ट्रुअल गुड प्रैक्टिस हाइजीन के बारे में। हम चाहेंगे कि आप इसके बारे में ज़रा सी रोशनी डालें। ये एक बहुत ही अच्छा और इम्पॉर्टेंट टॉपिक चूज़ किया है आज हमने स्टार्ट करने के लिए। मेंस्ट्रुएशन एक ऐसी चीज़ है जिसके बारे में हम काफ़ी हिचक के और बंद कमरों में ही बात करते हैं, हालांकि इतनी कॉमन है कि हमारी आबादी में से 50% पॉपुलेशन इसको फेस कर रही होती है। ये एक बहुत ही नॉर्मल सी चीज़ है। सबसे पहली बात समझने की ये है, हाँ, इसमें कुछ सावधानियां बरतनी चाहिए जिससे कि ये पीरियड हमारा जो इतना इम्पॉर्टेंट पीरियड है वो आराम से और सेफली गुजर सके। सबसे कॉमन और इम्पॉर्टेंट सवाल जो सबके दिमाग में जब शुरू होता है मेंसेस, तो ये रहता है कि हमने क्या प्रोडक्ट्स यूज़ करने हैं। आजकल नए नए भी काफ़ी प्रोडक्ट्स यूज़ किए जा रहे हैं। सबसे पहले आता है कपड़ा, सेफ एंड जो बहुत कॉमनली अवेलेबल घरों में अवेलेबल होता है। अगर हम उनको साफ़ करके अच्छे से धो के सुखा के और फिर इस्तेमाल करें और डिस्पोज़ करते रहें। कुछ लोग इनको वापस वॉश करके भी यूज़ करते हैं। मैं बहुत सजेस्ट नहीं करूँगी क्योंकि उतनी अच्छी सफाई अक्सर हो नहीं पाती और अच्छे से कड़ी धूप में सूखना भी बहुत ज़रूरी है, वो नहीं हो पाता। उसके बाद डेवलप हुए पैड्स, सैनिटरी पैड्स, जो कि पहले प्योरली कॉटन के हुआ करते थे, आजकल काफ़ी ड्राई वीव कवर्स के भी अवेलेबल हैं जिसमें कि औरतें काफ़ी कंफर्टेबल महसूस करती हैं।
और उनको किसी प्रकार का गीलापन महसूस नहीं होता। हालांकि रैशेस की प्रॉब्लम फिर भी कुछ लोगों को उनके साथ आती ज़रूर है। डिस्पोजल ऑफ दीज प्रोडक्ट्स, ये एक अहम मुद्दा है आजकल, जिसके बारे में हमें सोचना शुरू करना पड़ेगा, क्योंकि हम इस तथ्य को नकार नहीं सकते कि जितने भी प्रोडक्ट्स हम यूज़ कर रहे हैं वो सारे के सारे लैंडफिल्स में जा रहे हैं, और प्लास्टिक के बने होने के कारण ये प्रोडक्ट्स काफ़ी पोल्यूशन क्रिएट करते हैं। एक सैनिटरी पैड जो इस्तेमाल किया गया है वो 400 साल तक उसी प्रकार की हालत में पड़ा रहेगा। और क्या क्या ऑप्शंस अवेलेबल है? इसमें सबसे कॉमन 2 प्रोडक्ट्स और हैं, एक है टैम्पन्स और एक है मेंस्ट्रुअल कप्स। नाउ टैम्पन्स आर ऑल्सो नॉट कम्प्लीटली एनवायरनमेंट फ्रेंडली, वो बात सही है। ये एक छोटी सी, एक आप समझ लीजिए चौक के जैसा होता है, जिसको योनि में अंदर इंसर्ट कर लिया जाता है और ये वहीं के वहीं ब्लड को अब्जॉर्ब करता है और उसको निकाल के फेंक देना है। शादीशुदा औरतों के लिए खासकर तौर से ये प्रोडक्ट यूज़ करने के लिए बहुत फ़ायदेमंद रहता है और बहुत ईजी रहता है। स्पेशली जो प्रॉब्लम रैशेस की आती है वो प्रॉब्लम से ये काफ़ी अच्छे से निजात आपको दिला सकता है। बट टैम्पन से भी आगे एक और न्यू प्रोडक्ट है जो लास्ट 4 to 5 ईयर्स में मार्केट में आया है, विच इज़ कॉल्ड द मेंस्ट्रुअल कप। ये एक स्पेशल टाइप के प्रोडक्ट सिलिकॉन से बना हुआ होता है। इट इज़ लाइक अ वेरी सॉफ्ट काइंड ऑफ अ प्लास्टिक, जिसको कि हम योनि के अंदर इंसर्ट कर लेते हैं एट द टाइम ऑफ मेंसेस, और ये एक छोटे से कप की फॉर्म में होता है और ये अंदर ही अंदर ब्लड कलेक्ट करता रहता है। जब इसमें ब्लड भर जाता है 6-7-8 घंटे में, तो उसको निकाल के खाली करके वापस इसे री इंसर्ट किया जा सकता है। इट इज़ अ वेरी गुड सेफ मेडिकल ग्रेड प्रोडक्ट, जिसको मैं ज़रूर चाहूँगी कि आजकल स्पेशली यंग वुमेन मस्ट ट्राई एंड अडॉप्ट टू दिस पर्टिकुलर मेथड, क्योंकि न केवल एनवायरनमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत अच्छा है, आपका जो कप है वो आपको 5 to 10 ईयर्स लास्ट करता है। कॉस्ट के टर्म्स में इट इज़ एक्सट्रीमली इफेक्टिव ऑब्वियसली, बिकॉज अगर आप नैपकिन्स, टैम्पन्स, किसी भी चीज़ के कॉस्ट की बात करें और एक छोटे कप की बात करें जो आपको 5 से 10 साल तक चलेगा, तो इट इज़ नेग्लिजिबल, लिटरली नेग्लिजिबल होती है इसकी कॉस्ट आपकी। 2 पीरियड्स में आप जितने पैड्स इस्तेमाल करेंगे उतने में आपके पास एक 5 साल का मेंस्ट्रुअल कप तैयार है। तो अपनी सेहत का रखिए ख्याल और feedback@radiosabran.in पर हमें बताते रहिए कि ये प्रोग्राम आपको कैसा लग रहा है। रेडियो सबरंग आज के मेहमान। प्रोग्राम की शुरुआत में आपको पल अंतरिक्ष घुमा लाई थी। अब आखिर में आपको एक ऐसे मेहमान से मिलवाती हूँ जो आपको समुद्र की सैर करवाएंगी। नाम है भक्ति शर्मा। भक्ति को बचपन से उनकी माँ ने तैराकी का ऐसा शौक लगाया कि दुनिया के सारे महासागर में तैरकर उन्होंने एक रिकॉर्ड कायम किया है। मुझे उनसे बात करके बहुत मज़ा आया। आप भी सुनिए और एंजॉय करिए। मेरे पेरेंट्स दोनों एथलीट्स थे। पापा हॉकी खेलते थे और मम्मी स्विमिंग और टेबल टेनिस वगैरह काफ़ी उन्होंने किया अपने कॉलेज के दिनों में। और उनका ये मानना था कि हर बच्चे को साइकिल चलाना और तैरना तो आना ही चाहिए, और स्विमिंग मेरा भी ये मानना है कि सभी को आना चाहिए, लाइफ सेविंग स्किल है ये। तो उस नाते उन्होंने मुझे 2.5 साल की उम्र से सिखाना चालू किया स्विमिंग। मेरे ख्याल से उनके दिमाग में उस टाइम पे सिर्फ ये था कि मुझे सिर्फ तैरना आना चाहिए, पर धीरे धीरे उन्होंने देखा कि मैं थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती हूँ। उन्होंने मुझे डिस्ट्रिक्ट लेवल कंपटीशन में डाला पहली बार, और पहले ही कंपटीशन में मैंने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे फर्स्ट सेकंड पोजीशंस जीती। तो धीरे धीरे ग्रेजुएट होते होते स्टेट लेवल और नेशनल लेवल, तो उस तरीके से जो कहते हैं कि पीछे मुड़ के नहीं देखा फिर उसके बाद में। हमारे सुनने वालों को बताइए कि कौन कौन से समुद्र में आपने तैराकी की है और उसकी खासियत क्या है। तो सुनने वालों के लिए ये ज्योग्राफी का क्विज हो जाएगा कि कितने महासागर हैं बताइए दुनिया में। तो जिन्होंने सही गैस किया, 5 महासागर हैं, अटलांटिक ओशन, पैसिफिक ओशन, आर्कटिक ओशन, द एंटार्क्टिक जिसे सदर्न ओशन भी कहते हैं, और इंडियन ओशन ऑफ कोर्स। तो उन 5 महासागरों में मैंने लॉन्ग डिस्टेंस स्विम किए हैं। तो कई लोगों को ऐसा लगता है कि मतलब समुंदर पार करना, कि एक छोर से दूसरी छोर, तो वो तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि अगर 5 समुंदर में पार कर लूंगी तो धरती का चक्कर हो जाएगा पूरा। तो लॉन्ग डिस्टेंस स्विम होता है कि आप मतलब 5 किलोमीटर से 30-40 किलोमीटर जितना भी वो इवेंट में डिस्टेंस होता है वो कवर करते हैं। तो उस तरीके से मैंने 5 महासागरों में लॉन्ग डिस्टेंस स्विम किए हैं। इतने बड़े बड़े समुद्र में आप मतलब कैसे किया ये सब? मैं भी जब पीछे मुड़ के अभी देखती हूँ तो मुझे लगता है कि कोई दूसरी लड़की थी या कोई दूसरी लाइफ थी।
मेरी मदर ने, जब मैंने इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पे तैरना चालू किया था, तो पहले कंपटीशन में उन्होंने मुझे एक चीज बोली थी कि जीतो या ना जीतो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खत्म करना है, इवेंट खत्म करना है। काश कि हम लोग में भी वो सोच आ पाती, बट वंडरफुल थॉट। आपने अपनी माँ के साथ इंग्लिश चैनल तैरने का रिकॉर्ड भी बनाया है। कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ा था या कितना आसान था? वो स्विम बहुत ही अलग था मेरे लिए, बहुत ही मेरे दिल के करीब है वो स्विम, क्योंकि उससे पहले तक मेरी मदर मेरी कोच थी। वो ऊपर डेक पे बैठती थी या बोट में बैठती थी, कैसे करना है क्या करना है वो सब बताती थी, चिल्लाती थी मेरे पे। तो जब हमने स्विम की तैयारी चालू करी तब मैंने मम्मी को बोला भी कि अब मैं आप पे चिल्लाऊंगी, उसी के लिए मैं बस स्विम कर रही हूँ। लेकिन वो एक जर्नी जो हमने साथ में तय करी, मम्मी को उस उम्र में डायबिटिक होते हुए वापस स्विमिंग में आते देखना, काफी उन्होंने मेहनत करी वापस फॉर्म में आने की। उनका स्ट्रोक बिल्कुल अलग था जब वो कॉलेज में स्विम करती थी, तो स्ट्रोक चेंज करना, 4-4 5-5 घंटे की प्रैक्टिस करना हम लोगों के साथ में, बहुत ही अच्छा स्विम था वो। स्विम की कहानी यही अलग है। हम तीन फीमेल्स की रिले थी, और रिले में ऐसा होता है कि एक स्विमर 1 घंटे तैरता है और बाकी के स्विमर्स बोट पे वेट करते हैं अपने टर्न का। तो जब हम 3 लोग थे तो हम 1-1 घंटे का टर्न लेते स्विम कर रहे थे। जिस दिन हम पहली बार गए उस स्विम के लिए तो वेदर बहुत ही ज्यादा खराब था, तो पानी में तो हम लोग सब ठीक थे, लेकिन बोट पे हम लोगों ने किसी ने भी सी सिकनेस की तैयारी नहीं करी थी। मैं तो हमेशा से पानी में रहती थी, तो मुझे कोई आइडिया भी नहीं था कि सी सिकनेस होती है बोट के ऊपर। तो उसकी वजह से काफी वॉमिटिंग सब लोगों को होने लगी थी। तो कुछ भी खाया पिया कुछ भी पेट में नहीं था, बस उसी पे तैरे जा रहे थे। 9 घंटे तक हमने स्ट्रगल किया। फिर जब मैंने मम्मी को देखा पानी में तो मुझे रियलाइज हुआ कि वो डायबिटिक है, और मतलब ना उनके पेट में पानी है ना खाना है। तो वो पहला स्विम था जब मैंने बोला कि नहीं कंटिन्यू करना है आगे। तो उस टाइम के लिए मुझे काफी लगा कि मैंने उनको डिसअपॉइंट किया। मतलब मैंने अपने किसी सोलो स्विम में क्विट नहीं किया, लेकिन जब ये बारी आई उनका सपना पूरा करने की तो ये करना पड़ रहा है। वो फेलियर हमने सेलिब्रेट किया। मैंने मम्मी को बोला कि हम जीत सेलिब्रेट कर सकते तो फेलियर क्यों नहीं सेलिब्रेट कर सकते। तो हम इंडियन रेस्टोरेंट में गए, काफी बड़ा सारा हमने डिनर किया, और 1 हफ्ते बाद हम फिर से गए और हमने सक्सेसफुली उस स्विम कंप्लीट किया। और हमें पूरे इस दौरान पता भी नहीं था कि हम वर्ल्ड रिकॉर्ड बना रहे हैं, कि मदर डॉटर डुओ पहला। बहुत खूबसूरत आपने ये बात बोली कि हमने अपनी हार को सेलिब्रेट किया। आर्टिक में तैरकर आपने एक बड़ा रिकॉर्ड बनाया था। सो हाउ वाज योर दैट एक्सपीरियंस? आपका वो अनुभव कैसा था? आर्टिक बहुत ही इंटरेस्टिंग था क्योंकि वो पहला आइस स्विम जैसे कह सकते हैं। तो आइस स्विम की डेफिनेशन ये है कि 5 डिग्री सेल्सियस से नीचे के पानी में अगर आप तैर रहे हो तो उसके नीचे कुछ भी इज आइस। तो वो मेरा पहला आइस स्विम था, और उसकी प्रिपरेशन का हमें कोई आइडिया नहीं था कि कैसे कैसे किया जाए, कैसे उस टेम्परेचर के लिए अपने आप को ट्रेन किया जाए। तो वो पहली बार था जब हमने एक छोटे से होटल पूल में पता नहीं कितने टन बर्फ डाल के उसके अंदर मैंने प्रैक्टिस की पहली बार। और हम फाइनली आइसलैंड पहुंचे आर्कटिक में। वो जर्नी भी अपने आप में इतनी इंटरेस्टिंग थी क्योंकि बस ये देखना था कि कहाँ पे आर्कटिक ओशन है, और बस वहां पे मम्मी ईमेल्स भेजती रहती थी कि आपका एसोसिएशन स्विम कराएगा, आपका एसोसिएशन स्विम कराएगा। और जब हम मदर डॉटर स्विम के लिए इंग्लिश चैनल में वहाँ डोवर में थे, तब आइसलैंड की स्विम टीम भी वहाँ आई हुई थी। तो उन लोगों ने बोला कि हम ही स्विमिंग एसोसिएशन आइसलैंड में, आप हमारे पास आओ, हम कराएंगे आपको स्विम। तो फिर हम आइसलैंड गए, वहाँ पे हमने ट्रेनिंग किया। एक महीना मैंने अलग अलग जगह पे। पहली बार मुझे डर महसूस हुआ था उस स्विम में, बहुत ही रियल डर, क्योंकि जो जगह थी वो काफी बहुत ही मतलब वास्ट और बड़े बड़े माउंटेन्स जिसे कहते हैं उसके अगेंस्ट में थे, ओशन के अगेंस्ट। वेल्स थी उस पानी में पता नहीं क्या क्या था, और बहुत ही ठंडा पानी था। तो मेरी उंगलियां इस तरीके से जम गई थी, और मैं बस अपनी उंगलियों को देखती रहती थी हर स्ट्रोक के बीच में कि ये गिर तो नहीं गई है कहीं। लेकिन मेरी जो टीम थी वहाँ पे, जो लोग ऑर्गेनाइज कर रहे थे, जिन्होंने हमने रहने के लिए भी जगह दी थी, वो बहुत ही ज्यादा सपोर्टिव थे। वो लोग पानी में कूदे 1-2 बार मुझे चीयर करने के लिए। तो काफी इंटरेस्टिंग स्विम था वो। हम ऐसी जगह पे स्विम कर रहे थे जिसकी टोटल पॉपुलेशन 90 लोग थे। उस पूरे टाउन में सिर्फ 90 लोग रहते हैं। तो इट वाज रियली इन द मिडल ऑफ नोवेयर जहाँ पे जाके हमने स्विम किया। आपकी स्टोरी से मुझे लगता है शायद मैं इतनी इंस्पिरेशन तो ले पाऊं कि मैं स्विमिंग सीखूं। बिल्कुल, आपको सीखना ही चाहिए स्विमिंग, तो डेफिनेटली सीखना चाहिए।
तैराकी ने आपको जिंदगी में क्या सबक सिखाए हैं? बहुत सारे सबक सिखाए हैं। आई थिंक तैराकी ने मुझे सबसे ज्यादा, और ओपन वाटर स्विमिंग ने स्पेशली, अपने अंदर जाना सिखाया है। बहुत लोग वो नहीं कर पाते हैं, काफी मुश्किल होता है उनके लिए अपने अपने विचारों के साथ में रहना, अपने अंदर झांक के देखना। क्योंकि उदयपुर में स्विमिंग पूल बंद हो जाते थे, तो करीबन अक्टूबर महीने से लेकर जनवरी फरवरी तक मैं अकेली होती थी पूल में। और किसी भी समुंदर में जब मैं स्विम कर रही हूँ तो ठीक है, बोट चलती है मेरे साथ में, लेकिन मैं अकेले हूँ उस पानी में। और ना मैं किसी से बात कर रही हूँ, ना मैं किसी की बातें सुन रही हूँ। 13-14 घंटे इस तरीके से निकल जाते हैं प्रैक्टिस में, एक्चुअल स्विम में। तो वो एकांत में रहना, अपने विचारों के साथ में रहना, और खुद के अंदर के जो डर हैं उनको फेस करना, अपने अंदर की आवाज को सुन पाना, वो सबसे बड़ा सबक तैराकी ने मुझे सिखाया। आजकल आप क्या कर रही हैं? मैं यहाँ अमेरिका में यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में हूँ। मैं अपना 3rd ईयर PhD का चालू कर रही हूँ अभी। तो यहाँ मास्टर्स के लिए आई थी। मास्टर्स खत्म करने के बाद में मैंने PhD प्रोग्राम में मुझे यहाँ एडमिशन मिल गया, तो मैं अपनी PhD कर रही हूँ। सोच रही हूँ कि अब नेक्स्ट स्विम क्या करना चाहिए। आई थिंक अब वापस बुलावा आ रहा है मुझे स्विमिंग से, तो उसकी सोच में हूँ कि क्या करना चाहिए। आप युवा स्विमर्स के लिए कोई संदेश देना चाहती हैं? बिल्कुल, मैं देख रही हूँ कि इंडिया में स्विमिंग की शक्ल थोड़ी बदल रही है, धीरे धीरे ही सही, लेकिन बदल रही है। काफी स्विमर्स हैं यंग जो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे। सिर्फ स्विमर्स के लिए नहीं, हर युवा के लिए अप्लाई होता है कि जिस रेस में आप दौड़ रहे हैं उसमें जितना आप इन्वेस्ट करते हैं, जितना टाइम, एनर्जी, अपने सपने, इमोशंस, बहुत जरूरी है ये जानना कि क्यों कर रहे हैं ये। और कई लोग हैं, मैं भी आई थिंक किसी पॉइंट पे फेम के लिए कोई ड्रीम शायद चेस करते होंगे, या दूसरे लोग भी करते हैं। तो अपने आप में वो चेक रखना कि मैं ये जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ क्यों कर रही हूँ, और इससे मेरे पर्सनल ग्रोथ में क्या इफेक्ट पड़ने वाला है, वो कांस्टेंट चेक रखना बहुत जरूरी है। आखिरी राउंड है, ये है रैपिड फायर राउंड। फिल्में देखती हैं आप? बहुत ज्यादा, फिल्में लाइफ है मेरी। पसंदीदा कलाकार? बॉलीवुड से रणबीर कपूर, आलिया भट्ट, अमिताभ बच्चन जी, ये सारे मेरे फेवरेट है, दीपिका पादुकोण। आई एम श्योर आप बहुतों की इंस्पिरेशन है, लेकिन आपकी इंस्पिरेशन? मेरी कई इंस्पिरेशन है। मैं मानती हूँ कि हर एक इंसान आपको कुछ नया सिखा सकता है, तो ऑलमोस्ट हर एक इंसान मेरी इंस्पिरेशन है। फेवरेट एथलीट? आंद्रे अगासी, क्योंकि उनकी किताब आई थी ओपन, और वो एक इकलौते एथलीट थे जिनके साथ में मैं बहुत ज्यादा रिलेट कर सकती थी, तो वो मेरे ऑल टाइम फेवरेट हैं। और आपकी फेवरेट जगह पानी को छोड़कर? पहाड़। लास्ट पहाड़ में गई थी धर्मशाला में, त्रिउंड, वो काफी पसंद आया था मुझे। खाना शब्द बोलते ही दिमाग में सबसे पहले क्या आता है? दे दो सारा। खाना भी बहुत पसंद है मुझे, और बनाना भी बहुत पसंद है। भारत का क्या आपको सबसे ज्यादा याद आता है? सब कुछ। भाषा सबसे ज्यादा, हिंदी। हिंदी बोलने में मुझे अड़चन या बहुत टाइम निकल जाता है कि मैं किसी से हिंदी में बात कर पाती हूँ, तो भाषा सबसे ज्यादा मुझे याद आती है। और स्ट्रीट फूड। भक्ति, थैंक यू सो मच। आप हमारे साथ जुड़ी, हमारे लिसनर्स को आपने इतनी इंस्पिरेशनल एक्साइटिंग लाइफ के बारे में बताया। आई एम श्योर देयर विल बी लॉट ऑफ फॉलोअर्स, फैन फॉलोअर्स तो होंगे ही आपके, लेकिन आपको फॉलो भी करेंगे लोग। हम लोग छोटे छोटे पूल में तैरने की जरूर कोशिश करेंगे। बिल्कुल कीजिए, जो भी ये सुन रहा है वो जरूर, अगर तैराकी नहीं आती है तो सीखिए। स्विमिंग एज अ स्पोर्ट को बढ़ावा दीजिए। और थैंक यू सो मच मुझे सुनने के लिए, बुलाने के लिए यहाँ पे। थी ना मजेदार ये बातचीत? आपको कैसी लगी बताइएगा feedback@radiosabran.in पर। और इसी बातचीत के साथ अब खत्म हो चला हमारा ये प्रोग्राम। अगले हफ्ते आपसे फिर होगी मुलाकात, मगर तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, रखिए एक दूसरे का ख्याल। साथ ही भूलिएगा नहीं, लाइक करिए हमारा फेसबुक पेज और सब्सक्राइब करिए हमारा यूट्यूब चैनल रेडियो सबरंग। नमस्कार, बाय बाय, जय राम जी की। आप सुन रहे थे रेडियो सबरंग। जुड़िए अपनों के संग।